नाज़रीन, फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद एक फुल फ्लैज वॉर ईरान में छिड़ चुकी है और कल हमने आपको बता दिया था कि इस फाइनल का इंतजार किया जा रहा है और फाइनल के फौरी बाद जो है एक बड़ी एस्केलेशन जब वो कर दी जाएगी। तो ट्रंप जो है वो न्यू जर्सी में इसके फाइनल में जब वो शरीक हुए और उसके बाद जब वो वाशिंगटन डीसी पहुंचे तो उन्होंने एक लार्ज स्केल हमलों का ऑर्डर जब वो दे दिया जो इस वक्त ईरान पर जारी है और अब ये एक फुल फ्लैज वॉर के अंदर तब्दील हो चुका है। वो इस तरह से कि अक्रॉस द ईरान अब अमेरिका ने जो बमबारी है वो एक्सपैंड कर दी है। अब इस्फहान, अब तबरेज, ये तमाम एरियाज भी अंडर अटैक जब वो आ चुके हैं। सिर्फ तेहरान रह गया है इंपॉर्टेंट सिटीज के अंदर जो कि अंडर अटैक नहीं आया, ज़ाहिर उनका कैपिटल है। तो तेहरान पर अभी अटैक नहीं हुआ लेकिन उसके अलावा आप समझ लें कि बाकी तमाम प्रोविंसेस, तमाम उनके बड़े शहर वो अंडर अटैक आ चुके हैं। न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी हो रही है, मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर बमबारी हो रही है, उनका जो रेलवेज हैं, ब्रिजेस हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांट्स हैं, ये सारे के सारे अंडर अटैक जब वो आए हुए हैं और इन तमाम बड़े शहरों के अंदर आए हुए हैं। तो ये क्लियर एक्सपेंशन है जो अमेरिका की जानिब से की गई है। साथ ही खबर ये आ रही है कि अमेरिका ज्यादा से ज्यादा जो फाइटर जेट्स है वो अमेरिका से, यूरोप से, बाकी रीजन से मिडिल ईस्ट की तरफ जब वो ट्रांसफर कर रहा है, यानी वो जो एयर कैंपेन है, एयर स्ट्राइक्स हैं, वो भी उसके अंदर मजीद इजाफा जब वो करने जा रहे हैं। और इस वक्त नाज़रीन, इस मोमेंट जब हम बात कर रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त डिस्कस हो रहा है, जो ईरान के अंदर डिस्कस हो रहा है, वो ये है कि इस वक्त हाईएस्ट रिस्क है ग्राउंड अटैक का। अमेरिका जो है वो ग्राउंड अटैक ईरान पर कर सकता है और ईरानियंस ने तो ये बात की है कि कुवैत के अंदर बाकायदा तैयारी की जा रही, क्योंकि जो इनकी आर्मी है, अमेरिकन जो आर्मी है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कुवैत के अंदर है, जो नेवल है वो बहरीन के अंदर है। तो कुवैत के अंदर जो है एक बड़ी तैयारी की जा रही है ईरान पर हमला करने के लिए। कुवैत वैसे भी सबसे ज्यादा करीब है ईरान के, वैसे तो यूएई भी ज्यादा दूर नहीं है बट जो उनके लिए ज्यादा सूटेबल है कि जहां से वो हमला लॉन्च कर सकते हैं वो इराक भी नहीं है, वो कुवैत है, ठीक है ना। तो कुवैत के अंदर तैयारी की जा रही है, ये ईरानियंस का कहना है। और अगर आप नाज़रीन देखें तो जब इनकी पहले 2 जंगें नाकाम हो चुकी हैं, अब ये जो जंग ये शुरू इन्होंने की है जिसमें ये शदीद एयर स्ट्राइक्स करेंगे और जब उसमें नाकाम होंगे तो फिर और ज्यादा गुस्से में आकर ये जमीनी हमला कर सकते हैं या फिर इसी शदीद बमबारी के दरमियान जमीनी फौजें भी दाखिल कर सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। और नाज़रीन, ट्रंप के जहन में एक बड़ी पुरानी फैंटेसी है ईरान पर जमीनी हमला करने की, खासकर जो ईरान के आइलैंड्स हैं जिसमें खारिज आइलैंड है। आपको याद है पिछली 40 रोजा जंग के अंदर भी ये बात ट्रंप जब वो बार बार करता रहा। असल में ये बात जब ट्रंप 80s से कर रहा है, उसके जहन में ये बात फंसी हुई है कि अगर हमने खारिज आइलैंड को ले लिया तो ईरान जब वो सरेंडर कर जाएगा, ईरान का कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। ये उसकी बड़ी फैंटेसी है। ये एडवेंचर अमेरिकन एम्पायर को सबसे ज्यादा महंगा पड़ने वाला है क्योंकि ईरान इसके लिए भी तैयार है और ईरान जो इधर उधर मिसाइल मार रहा है ना, फिर उनको वहां इधर उधर मारने की जरूरत नहीं है। एक आइलैंड जो कि उनका अपना है, उनके ऊपर अमेरिकी फौज बैठी होगी, ईरान अपने ही आइलैंड पर अटैक कर रहा होगा। अब कोई ये भी नहीं कह सकता कि भाई ईरान क्यों अटैक कर रहा है, फिर गल्फ रियासत ईरान को कंडेम भी नहीं कर सकती। हो सकता है वैसे 1-2 कर भी दें कि तुम अपने ही आइलैंड पर क्यों हमला कर रहे हो, कुछ 1-2 रियासतें हैं जो ये कर भी सकती हैं। बट संजीदा बात यह है कि फिर अपनी टेरिटरी होगी ना जिस पर अमेरिकी फौज मौजूद है। तो वैसे अगर आप देखें तो इजरायली फौज लेबनान में घुसी हुई है और हिजबुल्लाह लेबनान के अंदर मौजूद इजरायली फौज पर हमला कर रही है, फिर भी मिडिल ईस्ट की हुकूमतें और यूरोपियन जब वो हिजबुल्लाह को कंडेम कर रहे हैं, ये एक तमाशा है। बहरहाल अमेरिका होल्ड ऑन नहीं कर सकती। ये एक ऐसा एडवेंचर है जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। एडवेंचर बहुत महंगा पड़ेगा और ये एम्पायर को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाएगा, ये आप याद रखिएगा। और इसमें उनकी कैजुअलिटीज और ज्यादा हो सकती हैं और जिसके बाद वो और बदमस्त होकर एक न्यूक्लियर अटैक की तरफ भी जा सकते हैं। तो इस मोमेंट पर 2 खतरे हैं, एक ग्राउंड अटैक का सबसे ज्यादा खतरा है और ग्राउंड अटैक के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उसमें न्यूक्लियर का रिस्क भी है। लेकिन मुझे बताइए कि अमेरिका अगर खुदा न खास्ता इस ऑप्शन की तरफ जाता है तो क्या इसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है ना। बात यह है कि इसके बाद तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन मुल्कों के पास भी जवाब आ जाएगा कि वो भी अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए न्यूक्लियर जब इस्तेमाल कर सकते हैं और दुनिया एक लंबे केओस की तरफ चली जाएगी। ये दुनिया के लिए कोई अच्छा इकदाम नहीं होगा, दुनिया के बहुत लंबे पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी की तरफ चली जाएगी। क्योंकि ये बात ध्यान में रखें कि अमेरिका ने जो जापान में न्यूक्लियर इस्तेमाल किया था उसके बाद वर्ल्ड वॉर खत्म हुई और अमेरिका अपना वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आया। क्या इस वक्त अमेरिका इस न्यूक्लियर को इस्तेमाल करके अपने वर्ल्ड ऑर्डर को रीइंफोर्स कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये दुनिया एक लॉन्ग इंस्टेबिलिटी की तरह जब चली जाएगी। द वेरी मोमेंट किसी ने न्यूक्लियर इस्तेमाल किया, चाहे वो पहले अमेरिका करे, चाहे चाइना करे, चाहे रशिया करे, द वेरी मोमेंट न्यूक्लियर इस्तेमाल हुआ उसके बाद की दुनिया और होगी। और फिर ये बात ध्यान में रखें, अगर एक भी न्यूक्लियर इस्तेमाल हुआ तो फिर वो एक नहीं होगा, उसके बाद और भी बहुत सारे जब इस्तेमाल होंगे। तो ये यानी ट्रंप जो है वो अपने आप को बहुत एक रॉन्ग
पोजीशन में फंसा चुका है। उसने एस्केलेशन करके ईरान को दबाने की कोशिश की है, लेकिन ईरान ने आगे से 4 घूंसे जब वो पलट के मारे हैं। और इस वक्त नाज़रीन अब ईरान क्या सोच रहा है? ईरान हैज ऑल ऑप्शंस ऑन द टेबल, और ईरान की स्ट्रेटजी यह है कि जैसे मुश्तबा खामनाई ने कल कह दिया कि हमें अमेरिका पर कोई ट्रस्ट नहीं है, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब है फुल फ्लेज वॉर। ईरान अब यह तैयारी कर बैठा है कि वो अगले 1, 1.5 या 2 माह के लिए एक फुल फ्लेज वॉर, जैसे 40 रोजा जंग थी, वो जंग का अब वो करने जा रहे हैं। इस दरमियान कोई वो मुज़ाकरात, कोई सीज फायर ये नहीं होगा। हां, अमेरिका एक सीज फायर की कोशिश कर सकता है, एक शॉर्ट सा सीज फायर जो धोखे पर मुबनी होगा, ताकि जमीनी हमले की मजीद तैयारी की जा सके। उसका ताल्लुक अमन से नहीं है, वो एक आरजी वक्फा, उसकी भी वो कोशिश कर सकते हैं। ईरान किसी सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ईरान अब जो है वो 1, 1.5, 2 माह की आगे फुल फ्लेज वॉर की तैयारी कर रहा है, और उसमें ईरान की कैलकुलेशन ये है कि इधर से ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी। अभी ऑयल जो है वो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं $90 फी बैरल से क्रॉस कर गया है, तो अगले हफ्ते नेक्स्ट मंडे तक ये 110-120 तक ये पहुंच चुका होगा। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी, जिस तरह से जंग आगे बढ़ रही है, ये $100 तो क्रॉस कर चुका होगा। हर रोज ये $2 से $4 जो है वो क्रॉस कर रहा है। तो अभी 4 रोज पहले तक ये 78 था, अब ये $90 को क्रॉस कर गया। तो अगले वीक तक जो है ये $100 या 110 तक ये पहुंच चुका होगा। तो अगले 1-1.5 माह के अंदर ईरान की कैलकुलेशन ये है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जा चुकी होंगी, इन्फ्लेशन और हाई होगी। सो ट्रंप इंतजामिया डोमेस्टिकली भी अंडर सीवियर प्रेशर होगी, और मिलिटरीली तो हम इसको कोई ऑब्जेक्टिव अचीव होने नहीं देंगे, ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ये कंट्रोल हासिल कर सकेंगे, और मिडिल ईस्ट का कोई कोना हमने छोड़ना ही नहीं है जहां पर इनकी फौज बैठी और हम अटैक ना करें। कोई कोना इनके लिए महफूज हम नहीं छोड़ेंगे। मिलिटरीली हमारा जवाब ये होगा, और जो इन्फ्लेशन आएगी, जो प्राइसेस और ऑयल और ये सारा, उसका एक आलमी दबाव भी आएगा और डोमेस्टिक दबाव भी आएगा ट्रंप इंतजामिया के ऊपर। उसके बाद जाकर कोई मीनिंगफुल बात होनी है तो होनी है, उससे पहले अब कोई फायदा नहीं अमेरिका से बात करने का। तो ये ईरान इस वक्त जब वो तैयारी करके बैठा हुआ है फुल फ्लेज वॉर की, कि हम एक ऐसी जंग करें जिसमें इनको मजीद डैमेज करें, फिर जाकर कोई संजीदा बात होगी, फिर हम ऐसा मुआहिदा करेंगे। अगर मुआहिदे की तरफ बात गई, इजरायली फौज पहले निकलेगी लेबनान से, हमारे पैसे पहले रिलीज होंगे, तो जो चीजें लिखी गई कि ये बाद में होंगी, नहीं, वो पहले होंगी, तो फिर कोई मुआहिदा होगा। फिर इस नौयत का मुआहिदा जब वो ईरान करेगा, अगर उसके बाद कोई सूरत हाल बची कि मुआहिदे की गुंजाइश है तो, वगरना फिर जो भी सूरत हाल हुई वो देखी जाएगी। तो ये है ईरान की स्ट्रेटजी। ग्राउंड वॉर के लिए भी वो तैयार है। और अभी आप देखिए, अब अमेरिका एस्केलेट कर रहा है, और दुनिया नाज़रीन हैरान हो गई है कि ईरान अमेरिका से ज्यादा एस्केलेट कर रहा है। यानी ईरान ने जो बहुत बड़ा धचका दिया है ट्रंप इंतजामिया को, वो ये है कि ईरान ने अमेरिका से ज्यादा ये इंटेंट जाहिर किया कि हम एस्केलेट करने के लिए तैयार हैं। तुम एक मुक्का मारोगे, हम 4 मारेंगे, यानी बराबर का नहीं, हम 4 मुक्के आगे से मारेंगे। इसने दुनिया को सरप्राइज कर दिया और गल्फ रियासतों को सरप्राइज कर दिया है, जिनके पास अब इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अमेरिका को प्रेशराइज करें और ईरान से बात करें। इसके सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट ये राह रख रहे हैं कि अब ये जो 1-2 छोटे मुल्क हैं, इनके सर्वाइवल अब दांव पर लग चुका है, इनकी हुकूमतों का। इनके पास यही ऑप्शन है कि ये ईरान के साथ डायलॉग करें और अमेरिका को प्रेशराइज करें कि भाई ये कौन सी जंग लड़ रहे हो तुम ईरान से, हमले तुम करते हो, निशाना हम बनते हैं, ये कौन सा सिक्योरिटी तुम हमें दे रहे हो? तुम्हें ईरान से निमटना है तो अलग से जाकर निमटो, हम इसमें क्यों घसीटे जा रहे हैं? ये हमने अपनी बेसेस इसलिए दी हैं कि हम जब वो इस जंग में बिला वजह जब वो निशाना बनते चले जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह हो रहा है, इकोनॉमी हमारी तबाह रही है, टूरिज्म हमारा गया, इन्वेस्टमेंट्स हमारी गई, इमेज हमारा गया, ऊपर से जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो भी हमारे खिलाफ है, तो तुम हमें देख क्या रहे हो भाई? तो इनके पास यही ऑप्शन है कि ये अमेरिका को प्रेशराइज करें, ईरान के साथ डायलॉग करें, क्योंकि ईरान एक पावरफुल कंट्री है, वो अपनी पावर एस्टैब्लिश कर चुका है, उससे पंगा लेना ये हमसाया मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मिडिल ईस्ट की ये रियासतें जो इजराइल अमेरिका की थादी हैं, ये अब ईरान से पंगा लेना जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब अमेरिका एस्केलेट कर रहा है ईरान को दबाने के लिए, और ईरान उससे ज्यादा एस्केलेट कर रहा है, जिससे ट्रंप ज्यादा मुश्किल में आ गया है, क्योंकि आप एस्केलेट करके ही अगले को प्रेशराइज करते हैं ना, तो वो ईरान तो प्रेशराइज नहीं हो रहा, वो तो और एस्केलेट कर रहा है, तो अमेरिका को फिर अपनी एरोगेंस में उससे भी ज्यादा एस्केलेट करना पड़ेगा। तो फिर ये सूरत हाल कहां जाके खड़ी होगी? क्या एंड गेम क्या है? ट्रंप का एंड गेम क्या है? कोई भी उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, बस वही एक एरोगेंस के ये हमारी मिलिट्री, ये हमारी नेवी, ये हमारे वॉरशिप्स आ रहे हैं, ये हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, बस यही, और क्या है? तो अब जरा अगली जो खबर सुने कि सेंटकॉम ने कहा है कि इराक के अंदर एक और फौजी जो वो मारा गया, इराक के अंदर एक और फौजी मारा गया। और जो खबर जॉर्डन से आ रही है वो ऐसी खबर है कि ये एम्पायर कभी सोच भी नहीं सकता था कि उनके साथ मिडिल ईस्ट में ऐसा होगा, जिन्होंने इराक को तबाह बर्बाद कर दिया, उनकी नस्लें उजाड़ दी, लिबिया निशाने इबरत बना दिया, शाम
7 लाख से ज्यादा कैजुअलिटीज हैं, मिलियंस मुहाजिर बन गए, जिंदगियां तबाह हो गई, जनरेशन की जनरेशन तबाह हो गई। और गजा ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है जो ता क़यामत पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, और इसके असरात जाते जाएंगे। एम्पायर ने कभी सोचा भी नहीं था मिडिल ईस्ट में उनके साथ ये होगा। जॉर्डन से खबर यह है कि एम्पायर ने अपने फौजियों की अनआइडेंटिफाइड जो बॉडीज हैं वो मलबे तले से निकाली हैं। आप ऐसी खबरें गजा से सुनते हैं ना, गजा में मलबे तले से बॉडीज निकाली जा रही है, लेबनान से आप सुनते हैं, आप यमन से सुनते हैं, आप ईरान से सुनते हैं। पहली बार एम्पायर ने अपनी अनआइडेंटिफाइड बॉडीज मलबे तले से निकाली हैं ईरानी मिसाइलों ने जो अटैक किया। सोचिए ईरान के मिसाइल कितने डिस्ट्रक्टिव होंगे जिन्होंने ये हालत कर दी है। ये सोच भी नहीं सकता था एम्पायर कि उनके साथ कभी ये होगा। और कई घंटे लगे हैं मलबे से अपनी बॉडीज निकालने में, और अनआइडेंटिफाइड हैं। अभी वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये कौन है, उनका अपना फौजी है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो ईरान के मिसाइल और लीथल हो चुके हैं, फास्ट हो चुके हैं और एक्यूरेट हो चुके हैं। और पेंटागन जो इस वक्त शदीद पैनिक के अंदर है, कभी इधर से निकालो जहाज, उधर शिफ्ट करो, उधर से निकालो, उधर शिफ्ट करो। इस वक्त ईरान ने, जब अमेरिका बमबारी कर रहा है, तो ईरान ने जवाब में बहुत लार्ज स्केल अटैक जॉर्डन पर किया, क्रॉस द रीजन किया है, कुवैत के ऊपर किया। कुवैत में तो उन्होंने मलियामेट करके रख दिया है जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं। बाकी कुवैत को ज्यादा से ज्यादा निशाना इसलिए बना रहे हैं कि ईरान को यह पता है कि ये एक तो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कुवैत, दूसरा यह कि यहां से अटैक होना ईरान पर, अगर जमीनी अटैक होगा, नेवल अटैक होगा, तो इसलिए वो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जितना वो तबाह कर सकते हैं उतना वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और जॉर्डन में उन्होंने एक बार फिर जो अकबा का एयरपोर्ट है उसको फिर उड़ा दिया। वहां पर वो कह रहे हैं कि हमारे मिसाइल जाकर हिट कर गए, और इनके जो जेट्स हैं, एयरफ्यूल तैयार हैं, वो हमने हिट किए हैं। अकबा को एयरपोर्ट को दोबारा निशाना बना दिया, फिर धमाके इलाके में सुने गए। ये ईरान का जो आगे से जवाब आ रहा है। और हुर्मस जो है वो ग्रेव यार्ड फॉर टैंकर्स बन चुका है। 2 और टैंकर गर्क हो गए, बाकायदा गर्क हो गए हैं, क्योंकि उनके साथ माइंस टकरा गई। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ अगले 24, 48, 72 घंटे हैं, उसके बाद कोई टैंकर की जरूरत नहीं करेगा। और ये जो टैंकर अभी आ रहे हैं ना, ये भी अमेरिका दबाव डाल रहा है। ये कहानी शुरू कहां से हुई है? एमओयू के बाद जब मार्को रूबियो आ रहा है और गल्फ से एक स्टेटमेंट दिलवा रहा है, उसके बाद उसने यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया, इनके टैंकर्स को कहा कि इस रास्ते से गुजरो। ये अमेरिका ने इन 3 टैंकर्स को भेजा जिसको ईरान ने अटैक किया, जिसके बाद ये अमेरिका ने कहा ईरान ने वायलेट कर दिया, फलाना कर दिया। तो ये जो अभी टैंकर्स आ रहे हैं ना, ये अमेरिका के कहने पर आ रहे हैं, या ये यूरोपियन टैंकर्स हैं, या मतलब वेस्ट और उनके ऑर्डर के ऊपर, अमेरिका के ऊपर यहां से गुजरे। तो अब जो बिल्कुल यानी पिछले 24 घंटों से जो एक नई रियलिटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर पैदा हो चुकी है, वो माइंस है। इससे पहले आपने सुना तो माइंस से टकरा गया हो, अब माइंस ईरान ने कल से एक्टिव कर दिए। कल 2 टैंकर गर्क हुए, अब 2 और टैंकर टकरा गए। ये 2-4 ऐसे वाकयात होंगे, कोई जरूरत नहीं करेगा गुजरने की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से। सो यही ईरान की तैयारी है, यही ईरान की स्ट्रेटजी है। ईरान पर जो अटैक्स हो रहे हैं बड़े पेनफुल हैं, बड़े तबाहकुन हैं, और ये कौम पहले ही कई दहाइयों से बड़े पेन के अंदर है, बड़ी मुश्किलात की जिंदगी गुजार रही है। अब उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बेसिक लाइफ के नेसेसिटीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। उनकी जिंदगियों को और ज्यादा मुश्किल बनाया जा रहा है, उनके मुल्क को तोड़ने की जब कोशिश की जा रही है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ईरान इस मुश्किल फेज से भी बाहर आएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ये अमेरिका कंट्रोल हासिल नहीं कर सकेगा, ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, आलमी और डोमेस्टिक प्रेशर ट्रम्प इंतजामिया पर आएगा, ठीक है ना। और अल्टीमेटली ये अपने ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने में बुरी तरह से नाकाम होंगे। और जब इस फेज के बाद 1-1.5 माह के या 10 दिन या 20 दिन या जब भी जितना भी ये फेज चलेगा, जिधर भी सूरत हाल जाएगी, क्योंकि साथ साथ एक एक्स फैक्टर भी है ना ट्रम्प का, कि वो कब यू टर्न ले ले, उसका तो कोई पता नहीं है। तो ये जितने दिन भी ये फेज चलेगा, उसके बाद देखेंगे ईरान और ज्यादा मजबूत पोजीशन में खड़ा होगा स्ट्रेटेजिकली, और जो अमेरिका है वो कमजोर पोजीशन में खड़ा होगा, जैसे हमने 40 दिन की जंग के बाद देखा। तो इस राउंड के बाद ईरान और ज्यादा कामयाब जब वो और ज्यादा अच्छी पोजीशन में होगा। बहरहाल ईरान जंग नहीं चाहता, आज भी वो चाहता है कि अगर एक सॉलिड और एक एतमाद वाला मुआहिदा हो जाए तो आज भी वो करने के लिए तैयार होंगे, ठीक है ना। लेकिन उनको नजर आ रहा है कि अब बात क्या की जाए, इसलिए वो एक जंग उनको लगता है कि अब उनके सर्वाइवल जब वो जंग ही के अंदर है, यानी एक जंग, ऐसी जंग करें जिसमें मैक्सिमम डैमेज वो पहुंचाएं, जिसके लिए में आखिरकार ये वेस्टर्न पावर्स और रीजनल पावर्स मजबूर हो जाएं कि अब ईरान से हमें बात करना ही होगी, इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। सो 9th ये डे है, और रात से ये हमले जब शुरू हुए, ट्रंप जो ही फाइनल में भी आप देखिए वहां पर क्या हुआ, वो भी एक बहरहाल वहां पर मीम्स चल रही हैं कि वो ट्रंप जब वो दे रहा है ट्रॉफी और फिर स्टेज को छोड़ ही नहीं रहा है,
تو وہ جو فیفا چیف ہے وہ اس کو کھینچ رہا ہے کہ سائڈ پہ آ جاؤ، ان کو سیلیبریٹ کرنے دو. تو جو یہ ڈی سی پہنچا اس نے آرڈر شروع کر دیا. اس وقت ایران پر حملے جاری ہیں. 9th کنزیکٹیو ڈے ہے اور پینٹاگن جو ہے یہ نمبر آف جو ملٹری ایئر کرافٹ ہے اس کو تیزی کے ساتھ بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے. واشنگٹن پوسٹ نے لکھا ہے کہ امریکہ ایک براڈر وار کی تیاری کر رہا ہے ایران پر، جو اس کے فوجی مارے گئے. اب آپ دیکھیں نا کہ ان کے 2 فوجی مارے گئے ہیں، 3 تو ادھر تو انہوں نے ہزاروں مارے ہیں. تو اب یہ الگ جسٹیفیکیشن، یہ ہمارے فوجی مارے گئے. او بھائی جب تم ان کے اٹیک کرو گے، ان کے لوگوں کو مار دو گے تو آگے سے وہ کیا مطلب، آگے سے وہ جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اب یہ ایک نئی جسٹیفیکیشن، چونکہ ہمارے فوجی مارے گئے تو ہم بڑی جنگ کرنے جا رہے ہیں، یہ ایک نئی جسٹیفیکیشن. تو یہ ایک واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے کہ بڑی جنگ، اور اس میں بہت زیادہ فائٹر جیٹس وہ مڈل ایسٹ لائے جا رہے ہیں. سو ٹرمپ سیز کہ یو ایس ہٹنگ ایران ویری ہارڈ ٹو آنر کلڈ امریکنس، کہ امریکن فوجی جو مارے گئے ہیں اس کے آنر کے اندر ہم ایران پر بہت ہارڈ، ویری ہٹنگ ویری ہارڈ. تو اس کے نتیجے میں جو ایران اٹیک کر رہا ہے اس کے نتیجے میں تو پھر مزید امریکن کیجوالٹیز ہوں گی. تو یو ایس نے جو کی پورٹس ہیں ایران کی اور اسٹریٹجک ایریاز ہیں وہاں پر اٹیکس کیے ہیں. اس وقت 10 ایرانی ٹاپ سٹیز کے اندر ودن منٹس بمباری ہوئی، اور تبریز کے اندر جب وہ شہادتیں ہوئی ہیں، اصفہان کے اندر دھماکے سنے گئے ہیں، بشیر جو ہے وہاں کے کئی ایریاز کے اندر بہت سارے ایکسپلوژنز ہوئے ہیں. میڈیکل فیسلٹی پہلی بار جب اٹیک ہوئی ہے اس نئے راؤنڈ کے اندر، ایران کی فارن منسٹری نے بتایا کہ بہت زیادہ جو سویلین انفراسٹرکچر ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہم کوئی کلیکشن آف آئسولیٹڈ آئی لینڈ نہیں ہے کہ ہم جب وہ ڈسمینٹل ہو جائیں گے اور آئسولیٹ ہو جائیں گے اور جب وہ ٹوٹ جائیں گے. آور کنٹری ریمینز یونائٹڈ فرام نارتھ ٹو ساؤتھ، نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک یہ ملک متحد ہے. ہم کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے 200 جزیرے ہیں اور وہ ایک جزیرہ ادھر ہے ایک ادھر ہے، تو یہ آئسولیٹڈ جزیروں کو ملا کر ایک ملک بنایا گیا ہے. نہیں، وی آر ون کنٹری. تو یہ بھول جائیں کہ آپ ہمیں جو وہ توڑ سکتے ہیں. بہرحال اب یہ امریکہ ادھر کئی بارڈرز پہ، امریکہ اور اسرائیل، ادھر کردوں والا فیکٹر، ادھر بلوچستان والا فیکٹر، ادھر دوسری جو ایتھنیسٹیز ہیں ان کو، یہ پوری کوشش. اس لیے ایران کے جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان آ رہے ہیں اس میں یہ ایشو جو بلوچستان والا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی موساد بیٹھی ہوئی ہے، اور جو سستان بلوچستان ہے اس کو ڈسٹیبلائز کرنے کا، کیونکہ دونوں طرف بلوچ بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر پاکستانی بلوچستان میں بھی کاروائیاں ہو رہی ہیں. تو اس تناظر میں بھی پاکستان اور ایران کی کوارڈینیشن ہو رہی. ایران نے اسپین کو مبارکباد دی ہے ورلڈ کپ جیتنے پر. انہوں نے کہا کہ اسپین وہ ملک ہے جس نے پہلے دن سے اسرائیلی جینوسائیڈل وار کو اپوز کیا. اور جو ارجنٹائن ہے اس نے کوئی پوزیشن نہیں، بلکہ ارجنٹائن کا تو صدر دونوں مرتبہ موجود تھا یروشلم کے اندر جب ایران پر اٹیک ہو رہا ہے، اور وہاں پر وہ سیلیبریٹ کر رہا ہے. ہی از اے بگر زائنسٹ، ٹھیک ہے نا. تو اسپین کو ایران نے مبارکباد دی. اچھا اب آپ یہ دیکھیے ایران سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت اپنا جو پرانا پروجیکٹ ہے گراؤنڈ اور نیول اٹیک کا ایران پر، اس کو لانچ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ باقی تمام اسٹریٹجی جو فیل ہو چکی ہیں، دونوں جنگیں ناکام ہو چکی ہیں. اب دیکھیں جو بامبنگ کرنا تھی وہ کر دی ہے، اب مزید شدید بامبنگ کریں گے اس کے نتیجے میں کیا ہو جائے گا، مزید لوگوں کو ماریں گے، مزید انفراسٹرکچر تباہ کریں گے. تو وہ جو فینٹیسی ٹرمپ کے مائنڈ میں پھنسی ہوئی ہے کہ گراؤنڈ اٹیک سے چیزیں بدل جائیں گی، تو وہ کرنے جا رہا ہے. اور ایرانیز نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ امریکہ ایک ٹیمپریری سیز فائر بھی امن کے نام پر کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ زیادہ بڑے گراؤنڈ انویژن کی تیاری کر سکے. تو یہ ایرانیز خود کہہ رہے ہیں. تو وہ کیا ایک ٹیمپریری سیز فائر کے لیے ایگری ہو جائیں گے اس وقت جب ان کا سپریم لیڈر کہہ رہا ہے ہم ان پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. سو امریکنز ان کویت آر پریپیئرنگ فار اے گراؤنڈ اینڈ نیول اٹیک اگینسٹ ایران. یہ دیکھیں بڑی سنگین بات ہے. کویت کو اس بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ایرانیز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر کویت میں داخل ہو جائیں گے، امریکی بیسز کے اندر داخل ہو جائیں گے. یہ ان ملکوں کا جو ہے نا وہ بڑی مشکل پوزیشن میں یہ آ جائیں گے اگر ایرانی فوج ادھر داخل ہو گئی. 100 کلومیٹر کتنا یہ فاصلہ تھوڑا سا ہے، کشتیوں میں بیٹھیں گے ادھر اتر جائیں گے. تو اگر کویت سے امریکی فوجیں نکل کر ایران پر حملہ ور ہوں گی تو پھر آپ سوچئے کہ ایران کا جواب کویت یا کسی اور ملک کے لیے کیسا ہوگا. ان ملکوں کا بڑے فیصلے کرنے ہیں، اور اگر یہ ملک اپنی سپیسز نہ دیں امریکن ملٹری مشینری یہاں آپریٹ نہیں کر سکتی. یہ سیدھی سی بات ہے، یہ کوئی فلمی بات تو ہے نہیں، یہ ریئل ورلڈ ہے، اس میں اسباب کی دنیا ہے. اگر یہ اسباب نہ فراہم کریں امریکی ملٹری کیا خلا سے آ کر آپریٹ کر لے گی. وہ ایئر اسٹرائکس تو کر سکتے ہیں، وہاں سے B-2 بامبرز تو بھیج سکتے ہیں ایک آدھ حملہ کرنے کے لیے، لیکن یہ لارج اسکیل بامبنگ اور فل فلیج وار یہ تو وہ نہیں لڑ سکتے. اس لیے ان ملکوں کو اب سوچنا ہے کہ جب آپ ایران میں آپ سے حملے ہوتے ہیں اور ایران میں لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کے ملک کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، خانہ جنگی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کے ٹاپ آف دی ٹاپ لیڈرز کو مار دیا گیا، اور آپ جو ہے وہ پھر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کچھ کرنے سے جو قاصر ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو امریکی بیسز ہیں ہی نہیں. یہ تماشا کب تک چلے گا؟ یہ اپنے ساتھ یہ تماشا کر رہے ہیں.
یہ اپنی سیکورٹی کے ساتھ تماشا کر رہے ہیں. غزہ پر خاموش رہ کر اپنی سیکورٹی کو کمپرومائز کیا ہے. انہوں نے کہا کہ گلف ریاستیں زیادہ سے زیادہ امریکہ کے ساتھ انوالو ہو چکی ہیں اور ہم انرجی انفراسٹرکچر پر جو اٹیک کر رہے ہیں کویت میں، یہ ایک وارننگ ہے سب کے لیے، اور ایران اپنی نیشنل سیکورٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا اور امریکہ کو اس ریجن سے نکلنا ہوگا. اور ایران کے جو کمانڈر ہیں گراؤنڈ فورسز کے IRGC کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم ہائیسٹ لیول آف ریڈینس کے اندر ہیں، اور اگر کوئی زمینی حملہ ہوتا ہے تو فرام دا ویری فرسٹ سیکنڈ ہم اس کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایران کی گراؤنڈ، تو یہ چونکہ ہونے جا رہا ہے، اس کی تیاری ہے، تو اس لیے یہ ایران کے آگے سے بیانات آ رہے ہیں. ادھر آپ دیکھیے امریکی ایمبیسیز اب بحرین میں اسٹیٹمنٹ جاری کر رہی ہیں کہ سینٹرل کیپٹل کے سینٹرل ایریا میں اٹیک ہو سکتا ہے. مطلب کبھی UAE میں، کبھی جارڈن میں. کل جارڈن کے ساتھ تو بہت ہی عجیب ہوا. امریکہ نے ایک ایسا اسٹیٹمنٹ ان کی ایمبیسی نے جاری کیا کہ ایک ہلچل مچ گئی جارڈن کے اندر. وہ جارڈینین اتھارٹیز کہہ رہی ہیں نہیں نہیں سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. امریکہ کہہ رہا ہے سب ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا تماشا ہے؟ تو کبھی جارڈن میں کرتے ہیں، کبھی عراق میں کرتے ہیں، کبھی اب بحرین میں کر رہے ہیں، کبھی کویت میں کرتے ہیں، کبھی عمان کے اندر کرتے ہیں کہ یہاں پر صورتحال ٹھیک نہیں ہے، شیلٹر میں چلے جائیں، یہاں سے نکل جائیں. بھائی آپ ان ملکوں کے اندر انریسٹ پھیلا رہے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں؟ اور سینٹ کام فائنڈز ریمینز ان جارڈن کنفرم US سولجر کلڈ ان عراق. ملبے تلے سے باڈیز نکالی جا رہی ہیں جارڈن کے اندر، اور عراق میں کنفرم کر رہے ہیں کہ ایک اور فوجی مارا گیا ایرانی حملے میں. یہ نمبرز بڑھیں گے کیونکہ بہت سارے امریکن سورسز کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کام ابھی نمبر جو چھپا رہی ہے. تو IRGC نے امریکن بیسز پر اکراس دی ریجن اٹیک کیا. کویت کو پیغام جاری کیا ہے، ارج کویت کہ وہ امریکی پریزنس کو ریجیکٹ کریں. اور ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وائپ آؤٹ کر دیا ہے جو ارلی وارننگ سسٹم یہاں پر لگے ہوئے تھے، ان کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہم نے، ملیا میٹ کر دیا ہے. اور جو MQ-9 ڈرونز کا جو ویئر ہاؤس یہاں پر تھا علی سلیم ایئر بیس کے اوپر، اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے. اور ارلی وارننگ سسٹم جو اسرائیل تک کو مدد دیتے ہیں، یہ ایران جب وہ اسرائیل کے درمیان جو ہائل انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ختم کر رہا ہے. بلسٹک میزائل جو ہے اس نے عقبہ کا جو ایئرپورٹ ہے، یہ ایئرپورٹ سیویلین پرپس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور امریکہ اس کو ملٹری پرپس کے لیے بھی استعمال کرتا ہے. یہاں پر ہیوی ڈیمیج ہوا ہے. ایران یہ کہہ رہا ہے کہ 20 ہینگرز ہم نے ایئر کرافٹس کے الازرق بیس کے اوپر ہٹ کیے ہیں، اور جو یہ عقبہ کا ایئرپورٹ ہے یہاں پر ہم نے ان کے C-17 طیارے اور P-8 ایئر کرافٹ جو ہے یہ ہم نے تباہ کیے ہیں. تو یہ یعنی کہ اب روٹین کی بات ہو گئی ہے عقبہ کا ایئرپورٹ، کوئی کونا ان کو نہیں ملے گا. اور یہاں سے نکل کر یہ اسرائیل جائیں گے، اسرائیل میں بھی یہ سینٹرل اسرائیل میں جمع ہوں گے، پھر ایرانی میزائل سینٹرل اسرائیل جب وہ پہنچیں گے. بحرین کے اندر سکسیسو ایکسپلوژن سنے گئے یکے بعد دیگرے. 2 ٹینکرز ایران کہہ رہا ہے کہ وائلیٹ کر رہے تھے اور ایکسپلوڈ ہو گئے ہیں مائنز کے ذریعے. تو یہ جناب اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ انہیں ناظر ہوگا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.